प्यारे बच्चों, हम हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस के पास पहुंच चुके हैं। आज हम लोग आपको दिखाएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कैंपस, मिलवाएंगे उन बच्चों से जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन यहाँ ले चुके हैं और वो सवाल पूछेंगे जो आपकी दुविधाएं हैं। क्या कट ऑफ जाती है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कौन से कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्या है, सारे सवाल, जो सारी दुविधाएं आपकी समाप्त की जाएंगी। सीयूईटी में तुमने क्या क्या डोमेन लिया था? सीयूईटी के बाद का प्रोसेस, कुछ बच्चे सोचते हैं कि फीस बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। क्या फीस देते हो साल भर की? जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कॉलेजेस हैं उनका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है? ओबीसी कट ऑफ कितनी गई थी? और इन्वायरमेंट कैसा है सीनियर्स का और प्रोफेसर्स का, कोऑपरेशन कैसा है? लक्ष्मी हमारे विजय बैच की स्टूडेंट रही है, तो कैसा लगा तुम्हें विजय बैच में पढ़ के? सबसे पहले तो यही हम चर्चा करेंगे। सर, विजय बैच इज वन ऑफ द बेस्ट बैच फॉर मी। It not only helped me in my studies or in my boards exams, it made me a new person. मैंने YouTube से ही सर आपके चैनल से वीडियोस देख करके ही तैयारी करी थी। एक समय में इलाहाबाद जो है यूपीएससी का हब माना जाता था। जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, जो भारत की पहचान है, उनमें एक नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, एयू का है। प्यारे बच्चों, हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हैं। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का परिसर और हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, वे बच्चे जो आपके सीनियर्स कहे जाएंगे कुछ दिनों के बाद, क्योंकि आप भी इस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो अपनी पढ़ाई करने के लिए। ये वही बच्चे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 3 साल पहले आपका सीयूईटी स्टार्ट हुआ था, तो जितने भी ग्रेजुएशन में अब बच्चे हैं, चाहे फाइनल ईयर के हों चाहे सेकेंड ईयर के, सभी लोग सीयूईटी के माध्यम से ही आए हैं। सीयूईटी का क्या प्रोसेस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है और कोर्सेज में क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है, सारी चीज़ें बात करेंगे। आर्ट साइड में, साइंस साइड में, बीएससी में, बीए में क्या सुविधाएं हैं, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा नहीं है, रिसर्च लैब कैसी हैं, या और भी सारी चीज़ें। यहाँ के प्रांगण परिसर जो कि आप देख रहे हो बहुत भव्य है, बहुत बड़ा है। एक बार आप दिखा दो कि हम लोग बिल्कुल बीचों बीच में खड़े हैं। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आप लाइब्रेरी के रूप में या फिर किसी और रूप में आप उसको एंटरटेन कर सकते हो, अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उन सारी बातों के बारे में जानेंगे और इसके बारे में भी जानेंगे कि आप जिन परेशानियों से जूझ रहे हो, जो परेशानियां आपके पास हैं, चाहे सीयूईटी के एग्ज़ाम को लेकर के हों, चाहे सीयूईटी के बाद आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पोर्टल की बात हो या फिर उसके बाद के प्रोसेस की बात हो, ये सारे बच्चे उन्हीं रास्तों से होकर के आए हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे लकी से। तू ही कलेक्टर, तू ही कमिश्नर, फिर भी इलाका अंदर ओए लकी लकी ओए लकी लकी ओए। लकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी कर रहे हैं। बीएससी में हो, एक बार अपना परिचय दो, कहाँ से हो, क्या नाम है तुम्हारा? हेलो एवरीवन, मेरा नाम लकी यादव है और मैं यहीं इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ और मेरा ये सेकेंड ईयर है। इस बार सेकेंड ईयर में हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो तुम भी सीयूईटी के थ्रू ही आए होगे? हाँ, यस सर। तो तुम अभी कौन सा कोर्स कर रहे हो? अभी बीएससी सेकेंड ईयर होगा। बीएससी में क्या क्या सब्जेक्ट हैं तुम्हारे? मैथ्स, फिजिक्स, जियोग्राफी। तो सीयूईटी में तुमने क्या क्या डोमेन लिया था? सर, मेरा मैथ्स था। हाँ। और इंग्लिश और सर बाकी जनरल टेस्ट था। मैथ्स, इंग्लिश और जीटी। तो मुझे लगता है कि एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीटी, हाँ। यही सेम कॉम्बिनेशन बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीएलएलबी के लिए, बीकॉम के लिए, सबके लिए यही कॉम्बिनेशन है। हाँ। और जब 2024 में पेपर हुआ था तो एक सब्जेक्ट 200 नंबर का था। हाँ, यस। तो तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे? हाँ सर, मेरे तो ओवरऑल 545 के आसपास। किस कैटेगरी से हो पहले ये बताओ? ओबीसी। ओबीसी। तो ओबीसी कट ऑफ कितनी गई थी? फर्स्ट कट ऑफ। फर्स्ट कट कितनी कट ऑफ में तुम्हारा, जिस कट ऑफ में तुम्हारा हुआ था वो कट ऑफ कितनी गई थी? सर अभी इतना तो एग्जैक्ट नहीं है। फिर भी तुम्हारा नंबर कितना था ये बताओ? मेरा 545 के आसपास था। 545 मार्क्स थे तुम्हारे 600 में। हाँ, यस। तो ये तो बहुत अच्छे नंबर थे। हाँ। तो प्यारे बच्चों, आप एक बात समझ लो कि इस बार जो पेपर हो रहे हैं 250 का एक सब्जेक्ट है, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे जीटी हो, चाहे डोमेन हो।
पिछली बार 2024 में 200 का था। जब 200 का था तो इस बच्चे ने 600 में 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, एक लैंग्वेज, एक जीटी और एक डोमेन, उन 3 को लेकर के इसने 600 में कितने मार्क्स थे? 545 मार्क्स थे। तो अब इसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो कि अगर आपको 750 यानी 750 में फाइट करनी है तो आप इसी के अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ आपकी होनी चाहिए। कट ऑफ बहुत बहुत ज़्यादा एक क्या मैं कहूँ कि बड़ा मिक्स टाइप का एक इमोशन होता है कट ऑफ में, कि सीट बढ़ गई तो कट ऑफ घट जाती है, सीट कम हो गई तो कट ऑफ बढ़ जाती है। तो इस वजह से आप पर को ये ध्यान विशेष रूप से देना है कि चीज़ें कैसे काम करें, ठीक है। तो तुम्हारा लैंग्वेज, जीटी और सब्जेक्ट था। हाँ। तो अभी बीएससी कर रहे हो, बीएससी में कैसा चल रहा है, मतलब क्या कैसा माहौल है बीएससी का यहाँ पर? अच्छा माहौल है, मतलब जो बच्चे पढ़ने के लिए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। रिसर्च लैब्स वगैरह कैसी हैं? हाँ, रिसर्च लैब सारी अच्छी हैं, सारे। तो तुम्हारा मतलब जैसे कि थियरी की क्लास चलती होगी, प्रैक्टिकल भी होता होगा, प्रैक्टिकल रेगुलर होता है? नहीं, हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिकल होता है। अच्छा, हाँ, मंडे और ट्यूसडे। तो वो प्रैक्टिकल कराए जाते हैं? हाँ। इक्विपमेंट्स वगैरह सारे हैं? हाँ, सारे हैं, और हर बच्चों को इंडिविजुअल प्रोवाइड किया जाता है। हाँ। ये तो अच्छी बात है। तो मतलब अगर कोई बच्चा बीएससी करना चाहता हो अपने गांव के किसी प्राइवेट कॉलेज से या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो तुम क्या सजेस्ट करोगे? नहीं तो ऑब्वियसली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उसे करना चाहिए। अब एक बात और बता दो इसी के साथ कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, क्या फ़ीस देते हो साल भर की तुम? 5000 फीस है। 5000? हाँ, 5000 रुपये साल भर की फ़ीस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इतने बड़े कैंपस के साथ, इतनी सुविधाओं के साथ, इंडियाज़ बेस्ट प्रोफेसर्स के साथ और इंडियाज़ के वर्ल्ड के बेस्ट प्रोफेसर के साथ। ये सारे लोग न केवल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ बल्कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं यहाँ के प्रोफेसर्स। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल इंडियन एक्सपोजर प्राप्त करने जा रहे हो। बच्चों का क्या सिनेरियो रहता है, जैसे क्लास में कहाँ कहाँ के बच्चे रहते हैं? अगर मैं तुमसे पूछूं कि पूरे भारत में किन किन जिलों के बच्चों से किन किन राज्यों के बच्चों से तुम्हारा इंटरेक्शन हुआ, तो कौन कौन से ज़्यादा रहते हैं बच्चे? अभी तो मेनली तो ज़्यादातर यूपी के ही रहते हैं। मेनली अगल बगल के, जैसे जौनपुर, लखनऊ, बाकी और बिहार साइड से भी बच्चे हैं। हाँ, हाँ, तो मेनली मेरा इंटरेक्शन तो मतलब यूपी और बिहार। हिंदी भाषी राज्यों के हाँ, बच्चे ज़्यादा रहते हैं। हाँ, हाँ। और इन्वायरमेंट कैसा है, सीनियर्स का और प्रोफेसर्स का कोऑपरेशन कैसा है? हाँ, प्रोफेसर्स कोऑपरेट करते हैं। जैसे प्रोफेसर, हमें कुछ डाउट है क्लास के बाद भी, तो हमें एक्स्ट्रा समय भी देते हैं। मतलब अगर मतलब इतने कोऑपरेटिव हैं कि अगर 4-5 बच्चे भी आते हैं तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ा कर ही जाएंगे सारी चीज़ों को, भले ही जो भी बच्चा आया रहता है क्लास में, और रेगुलर क्लासेस होती हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं अपनी एक बच्ची के पास। ये बीए कर रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुषी मौर्य है और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैं यहाँ से बीए कर रही हूँ। बीए कर रहे हो। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे? सर, मेरा सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। सीयूईटी का फॉर्म जब तुमने भरा था तो तुमने क्या क्या डोमेन लिए थे? क्या डोमेन, जीटी और मतलब तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट क्या था? मेरा डोमेन सब्जेक्ट जो होता है सर, उसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया था और हिस्ट्री लिया था। और लैंग्वेज में मैंने हिंदी से एग्ज़ाम दिया था और जनरल टेस्ट था। 4 सब्जेक्ट। मींस तुमने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लिया था डोमेन के लिए, एक लैंग्वेज और एक जीटी लिया था। यस सर। तो टोटल तुम्हारे जो 850 मार्क्स तुम्हारा थे। बनता था 800 850 का, 250 का जीटी था। जनरल टेस्ट 250 का था, हाँ। बाकी सारे 200 मार्क्स के थे। तो तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे सीयूईटी में? सर, मेरे 738 मार्क्स थे। 738? हाँ। बहुत अच्छे मार्क्स थे। यस सर। मतलब तुमने तो पूरा तुम्हें हिंदी में पूरे के पूरे नंबर यस सर, हिंदी में मेरे 200 आउट ऑफ 200 थे। और बाकी जनरल टेस्ट में भी, उसमें सर पिछले साल टफ एक पेपर था। अच्छा, हाँ, जनरल टेस्ट ये बहुत ज़रूरी बात है। एक बात जो मैं फिर से आप लोगों के लिए पूछ लेना चाहता हूँ। यस सर। जब तुम 12th में पढ़ाई कर रही होगी Yes, तो sir. जीटी का कोई एक्सपोजर नहीं रहा होगा, कोई नहीं, रीजनिंग नहीं, कोई क्वांट नहीं, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट सर, मेरा 12th बायो से था, साइंस साइड से। यस सर। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जीटी की तैयारी में कैसे तुमने एक्सप्लोर किया जीटी को, कैसे तुम जीटी में अच्छे नंबर लेके आई? यस सर, जैसे 12th था तो 12th मेरा फिनिश हो गया। मार्च में बोर्ड्स एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद सीयूटी का एग्ज़ाम होता है मई में। तो उसके अंतर्गत हमको जो टाइम मिला 2-3 महीने का, उसमें मैंने जनरल टेस्ट का तैयारी करी और यूट्यूब से देख करके तैयारी करी थी। मैंने इंडिविजुअल कोई बैच ऐसा नहीं परचेज़ किया था। मैंने यूट्यूब से ही सर, आपके चैनल से और भी चैनल से, ऐसे यूट्यूब से वीडियोस देख करके ही तैयारी करी थी। अब एक बात और है बच्चों के बीच में परेशानी, जो नए बच्चे हैं, 2026 वालों की बात करूं, 2025 वाला एग्जाम हो गया, वो तो काउंसलिंग के लिए परेशान है, उस पर भी हम बात करेंगे। 2026 के बच्चे ये परेशान है कि एक तो 12th का सिलेबस है उनका, मान लो रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी ही कर दी उन्होंने इसके लिए, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव
जो अप्रोच है सीयूईटी का, जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है सीयूईटी का, उसके लिए कैसे तैयार करें अपने आप को? सर जो जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यस आते हैं ना सर, CUET जैसे बोर्ड्स में हमारी प्रैक्टिस होती है कि हमें बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं, तो हमारी लिखने की प्रैक्टिस होती है और एमसीक्यूज होते हैं उसमें, लेकिन कम होते हैं, तो हम उस हिसाब से अपनी अप्रोच नहीं लेके चलते हैं। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें हमें टोटल एमसीक्यूज में ही आंसर लिखना होता है, वो भी सीबीटी मोड में। इसलिए हमें पहले से ही किसी जैसे कि ऑनलाइन से हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप बुक ले लो एमसीक्यू। यस सर। जैसे तुमने 12th पढ़ लिया, तुम बायो से थी, यस सर। तो तुमने हिस्ट्री लिया डोमेन में। यस सर। अच्छा, हिस्ट्री लिया क्यों? इसका सर, मतलब मुझे लगता है तुम्हें किसी ने गलत गाइड किया। नहीं सर, किसी ने गाइड नहीं किया है मुझे, मेरा पहले से ही इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों, मतलब इंटरेस्ट तो तुम्हारा था। मैं Yes, ये sir. कह रहा हूँ कि अगर आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो तो आपके लिए एक लैंग्वेज, एक जीटी और एक डोमेन चाहिए। यस सर। सर पिछले साल 2 डोमेन चाहिए पिछले था। साल 2 डोमेन चाहिए Yes, था। sir. हाँ, लेकिन अगर वो डोमेन वो एक 7 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देते हैं ना, Yes, उसमें sir. से चूज करना होता है। Yes, sir. उसमें साइंस के भी सब्जेक्ट होते हैं। सर साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इस साल ऐसा हो गया है कि हम कोई भी सब्जेक्ट लें, हम किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन पिछले साल ऐसा था कि अगर मैथ्स और बायो से दिया है एग्जाम तो आप बीएससी कर सकते हो, फिर आप बीए नहीं कर सकते हो। और अगर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इधर के सब्जेक्ट्स लेते हो तभी आप बीए कर सकते हो। ये बच्चों तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम बच लेकिन गए। इस साल सर इस साल बहुत बच्चे बच गए, इस बच साल गए कहीं तुम भी लोग। एडमिशन ले सकते हैं। नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। यस सर। चलो, इसी पर एक बात निकली हो तो दूर तक जाएगी। अब ये बताओ कि जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, बीए कर रही हो, यस सर। बहुत सारे बच्चे बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इसलिए करते हैं क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। यस सर। क्या माहौल है यूपीएससी की तैयारी का यहाँ पे इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में? सर यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि एक समय में इलाहाबाद जो है यूपीएससी का हब माना जाता था। अब तो दिल्ली हो गया है, बट पहले इलाहाबाद ही यूपीएससी का हब माना जाता था। और इस साल के यूपीएससी के रिजल्ट में भी आप देखेंगे तो जो फर्स्ट टॉपर हैं वो हमारे ही कॉलेज से हैं। यस सर, यहीं से उन्होंने बीएससी किया था। तो ये सर यहाँ बहुत अच्छा माहौल कैसा, मतलब सीनियर्स वगैरह और जो तुम्हारे साथ रहते हो तैयारी वगैरह करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं सर, बहुत सारे लोग करते हैं। सिर्फ 3 घंटे आपकी क्लासेस होती हैं हफ्ते में, 4 या 5 दिन। उसके बाद आप फ्री रहते हो। उसके बाद आप यहाँ कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी करना चाहो तो यहाँ भी कई सारे सीनियर्स हैं और आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल सकता है यहाँ पर। चलो, ये अच्छी बात है बेटा। तो Yes, अभी जो फर्स्ट राउंड हमारी चर्चा का है Yes, वो केवल सीयूईटी के नॉर्मल चर्चा के रिगार्डिंग है। हम एडमिशन पे बाद में आएंगे। अब हम अपनी प्यारी बच्ची लक्ष्मी से बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लक्ष्मी को मैंने बाद में बात करना इसलिए चुना क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ खास है लक्ष्मी से बात करने के लिए। आ जाओ बेटा इधर। लक्ष्मी हमारे विजय बैच की स्टूडेंट रही है। विजय बैच जो कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए विद्याकुल ऐप पर चलने वाला एक बैच है। तुम में से बहुत सारे बच्चे विजय बैच से रहे होंगे। बिहार बोर्ड के लिए हमारा हुंकार बैच चलता है, तो तुम में से बहुत सारे बच्चे हुंकार से पढ़े होंगे। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जो हिंदी भाषी राज्यों के हैं उनको हम विद्याकुल ऐप पर पढ़ाते हैं। तमाम बोर्ड्स के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। विजय बैच हमारा यूपी को डेडिकेटेड बैच है। यूपी के बच्चों को, यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया बैच है। अब ये बहुत ज़रूरी बात है इसको समझना कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इस बच्ची की 12th की पढ़ाई कैसे हुई। तो बेटा तुम किस बोर्ड से पढ़ी हो? यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। और तुमने विजय बैच कब ज्वाइन किया? सर मैंने 2024 में बैच स्टार्ट हुआ था, तो 20 मार्च से क्लास चलने वाली थी। तो मैंने उसको 5 दिन पहले ही ज्वाइन किया मतलब था। 15 मार्च 2024 को इस बच्ची ने बैच ज्वाइन किया था और फिर साल भर 23 तुमने को पढ़ाई ज्वाइन किया, करी। तब 24 में हुआ। हाँ, 23 में अच्छा 15 मार्च 2023 को ज्वाइन किया था। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ विजय बैच में, लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ये सिनेरियो हमारे बच्चों को सब याद रहता है। तो कैसा लगा तुम्हें विजय बैच में पढ़ के? सबसे पहले तो यही हम चर्चा करेंगे। So Vijay Batch is the one of the best batch for me because it not only helped me in my studies or in my boards exams, it made me a new person because अच्छा। मेरी स्टडीज़ बहुत ही डिले थी मेरे विलेज में। और फिर मुझे जैसे इसके बारे में पता चला, जस्ट आई ज्वाइंड इट एंड फिर मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करी। और सर लोग भी तो बहुत अच्छे थे, मतलब एकदम पर्सनली डाउट वगैरह बताते थे। तो कोई doubt भी नहीं आया। तो फिर सर पे ही बात कर लेते हैं। कौन से सर तुम्हें ज़्यादा पसंद थे और कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आया? सारे सब्जेक्ट के बारे में बता सकती हो, लेकिन कौन सा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था तुम्हारा? 11th तक तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था इंग्लिश, कि मुझे अच्छा। इंग्लिश में बहुत अच्छा करना है इसमें बहुत, क्योंकि मेरे 10th में इंग्लिश में 95+ ही मार्क्स थे बोर्ड्स में। तो जब फिर तुम 12th में थे तो साहिर सर पढ़ाते थे। हाँ, तो जब 12th में थे तो जब सुमित सर से मैथ पढ़ा तो मतलब वो बहुत ही अच्छा था। वो उस मैथ से बढ़ के मुझे इतना इंटरेस्ट आया। मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा, 11th तक। एक बात बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यूपी बोर्ड के नहीं होंगे, बिहार बोर्ड के होंगे, उत्तराखंड बोर्ड के होंगे, मध्य प्रदेश बोर्ड के होंगे, महाराष्ट्र बोर्ड के होंगे। तो जान लो, सुमित सर मैथ्स के लेजेंड हैं। मतलब उनकी जो एक अपनी
फ़ैन फॉलोइंग है और अपना जो एक ऑरा है वो आप तमाम बच्चों से बात करते हुए यूपी बोर्ड के सुन पाओगे। तो बच्ची सुमित सर की चर्चा कर रही है। इस समय सुमित सर डिफेंस के बच्चों को गाइड कर रहे हैं और साथ में यूपी बोर्ड के भी। तो आप डिफेंस एग्ज़ाम विद्याकुल पर जाकर भी सुमित सर से गाइडेंस प्राप्त कर सकते हो डिफेंस एग्ज़ाम के लिए। हाँ तो बताओ फिर मैथ्स में कैसा पढ़ के लगा सुमित सर से? फिर मतलब 12th में जब तक आधा 12th हुआ, मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। ठीक। फिर मैं इंग्लिश हिंदी को छोड़ ही दी, बस केवल क्लास करती थी। हिंदी नहीं पढ़ती थी? हाँ, ये केवल बहुत क्लास अच्छी बात करती थी केवल। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ बेटा और मुझसे बच्ची कह रही है वो पढ़ती छोड़ दी मैंने। नहीं कोई नहीं, बात क्लास करती थी सर, क्लास में नहीं, डेली ठीक करती थी। बट मैंने अपना पूरा जो टाइम था मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को दिया, क्योंकि ऐसा मेरे स्कूल में सब लोग कहते थे तुझे मैथ नहीं आती है, तो मतलब अगर मैथ नहीं है तो कुछ नहीं आता। तो मैंने नहीं कहा, मैंने मैथ में बहुत अच्छा करना है। अब मैथ में इतना डरती थी, मैं कभी अपने सर लोगों से मैथ का चर्चा भी नहीं करती। जैसे ही पता चलता मैथ, मैं तो डर जाती तुरंत क्लास से बाहर, इतना मैथ से डर लगता था। लेकिन फिर जब मैं 12th आधा हुआ तो मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। देन मैंने वही मतलब सारा टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को ही दिया। फाइनली मेरे बोर्ड्स में अच्छे नंबर भी थे, 97, 97, 96 ऐसे मार्क्स थे। कितने टोटल कितना परसेंट था? टोटल मेरा 88 पॉइंट समथिंग था। अच्छा। हाँ। किस सब्जेक्ट में कम हुआ? मेरा हिंदी इंग्लिश में बस डूब गया। पढ़ना छोड़ दिया था बेटा, होना ही चाहिए मेरा था। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कर्मा में डूब गया। रिटर्न्स तुमने वही सुना तो। होगा, कर्मा रिटर्न्स। सच में मतलब फिर मतलब पहले बात तो किसी को ट्रस्ट ही नहीं हो कि इंग्लिश में इसके इतने कम मार्क्स आ सकते हैं। मेरे सारे टीचर प्रिंसिपल लोग बोले कि तुम इंग्लिश की कॉपी रीचेक करवा लो। मेरे पापा बोले रहना तो, इसका पढ़ने भी नहीं जी लगा होगा तभी नहीं। तो कॉपी रीचेक नहीं होती है बेटा। इस बार हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया यूपी बोर्ड को लेकर के बच्चों कॉपी रीचेक के लिए, और आयोग से ये पता चला कि कॉपी रीचेक नहीं होती, केवल कॉपी को री इवैल्यूएशन किया जाता है। कि मान लो क्वेश्चन चेक हो गया, अब उसमें कहीं 5 नंबर चढ़ गया, उसको 4 जोड़ दिया गया तो 5 जोड़ दिया था, और कुछ नहीं करते हैं वो लोग, यही केवल करते हैं बस। वही तो फिर मतलब बहुत अच्छा रहा। मैथ में मेरे फिर बहुत अच्छे नंबर है। मैं इसलिए मतलब मेरे कम परसेंट थे, मैं इसलिए दुखी नहीं थी, लेकिन मेरे मैथ में बहुत अच्छे नंबर थे, इसलिए मैं बहुत खुश थी। और उसके बाद सीयूईटी की जर्नी कैसे शुरू हुई? कैसे तुम्हें पता चला सीयूईटी के बारे में, और कैसे तुमने फॉर्म भरा और तैयारी कैसे करी? तो पहले ये बताओ सीयूईटी पता कैसे तुमको चला? CUET का सर पापा का पहले से था कि तुम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ना, बिकॉज उन्होंने भी ट्राई किया था ग्रेजुएशन यहीं से। अच्छा। तो उनका 2nd ईयर तक यहीं से हुआ है, फाइनल ईयर नहीं किया। तो उन्होंने कहा तुम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पढ़ना। तो बोले तुम्हें BSc करना है या BA? तो मैंने कहा पापा मुझे इंग्लिश लिटरेचर में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं क्यों ना BA ही करूँ, मुझे UPSC की प्रिपरेशन करनी है। तो फिर मतलब मैंने कहा, उन्होंने कहा कि कैसे होगा एडमिशन। तो उन्होंने कुछ टीचर से बात करी, मेरे विलेज के कुछ टीचर थे, तो उन्होंने बताया कि इसके लिए CUET देना होता है। तो फिर उन्होंने जाकर मेरा फॉर्म भरवा दिया। कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया तुमने? मेरा उसमें डोमेन था, मेरा हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था, GT था और हिंदी था। तो तुम लोग अच्छी दोस्त बनी हो। पहले से डिसाइडेड था क्या कि हम वहाँ पहले से भरते हैं? नहीं सर, हम लोग यही मिले और तुम्हारा बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रहा चीज़ें? यस सर। तो वही सब था। तो फिर मैं सोच रही थी कि मुझे मैथ मतलब बहुत अच्छा नंबर आए थे मैथ में। तो फिर मैंने JEE का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे उसमें भी अप्रोक्सीमेटली 60% आए थे। तो मैंने सोचा जब सर लोगों से केवल बोर्ड्स के लिए पढ़ के इतने अच्छे परसेंटाइल आ सकती है, तो अगर मैं थोड़ा और मेहनत करूंगी तो मैं शायद और अच्छा कर पाऊँ अगले अटेम्प्ट में। तो जब तुमने CUET का फॉर्म भर दिया, उसके बाद तुम्हारा CUET का एग्ज़ाम आया। अब जो इम्पोर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ वो ये है कि तुमने विजय बैच से तैयारी करी, विजय बैच से 12th पास आउट किया, उसके बाद तुमने CUET का एग्ज़ाम दिया। तो विजय बैच ने CUET के एग्ज़ाम में कितना हेल्प किया? मुझे लगता है कि मैंने जो सारी चीज़ें CUET के एग्ज़ाम में जो दिया वो केवल विजय बैच के बेस पर, क्योंकि मैंने CUET के लिए एक सिंगल डे भी नहीं पढ़ा था। और तुम्हारा विजय बैच में जो तुमने NCERTs वगैरह कवर की थी, हिंदी इंग्लिश पढ़ा था, तुम्हारा हिंदी था लैंग्वेज में कि इंग्लिश था CUET में? हिंदी ही था। हिंदी था। तो हिंदी जो तुमने विजय बैच में पढ़ी और जो बाकी सब्जेक्ट्स और हिंदी और GT, क्योंकि तुमने डोमेन में तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ले लिया, तो उसका बेस तो तुम्हें खुद से तैयार करना पड़ा होगा। उसकी तैयारी कैसे की तुमने? सर जैसे मतलब जितना 10th क्लास में पढ़ा था उतने मतलब उसके बेस पर, और बस CUET का जैसे एग्ज़ाम था उसके एक दिन पहले ही ऑनलाइन ही सारी NCERTs एक बार देख ली, बस हो गया, ऐसे ही चले गए। ओके। तो तुम्हारे अगर मैं ऐड करूं मार्क्स तो 850 तुम्हारे 850 तुम्हारे बनते हैं। कितना कट ऑफ थी तो तुम्हारी कितने परसेंटेज से, कितना नंबर तुम्हारे थे? 450 प्लस थे। 450 प्लस थे। तुम्हारी कैटेगरी क्या है? SC कैटेगरी। तुम्हारी क्या है बेटा? मेरा OBC कैटेगरी है, लेकिन मेरे मार्क्स हाई थे तो मेरा एडमिशन यहाँ जनरल कैटेगरी से हुआ था, फर्स्ट कट ऑफ। तुम्हारे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स Yes, थे। तुम्हारे भी 450 प्लस मार्क्स थे। तो
चलो ये तो एडमिशन की बात हो गई। मुझे ये बताओ कि तुमने जब तुम्हारा CUET का तो एग्ज़ाम दे दिया तुमने, तो फिर कैसे प्रोसेस शुरू हुआ, क्या प्रोसेस हुआ? नहीं, सबसे पहले सर रिजल्ट आया। हाँ। तो रिजल्ट आने के बाद कि यहाँ का पता चला, कुछ लोग जो थे यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे थे कब से पोर्टल ओपन होंगे। तो जब यहाँ का पोर्टल ओपन हुआ तो मैंने सेल्फ रजिस्ट्रेशन किया खुद से, मोबाइल से खुद से करा। तो पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें अपने जो नाम वगैरह सारे डालने होते हैं, कैटेगरी वगैरह सारी डालनी होती है, फिर उसमें पेमेंट करने होते हैं जो कैटेगरी वाइज होता है, कैटेगरी मतलब कोर्स वाइज। कोर्स वाइज। अगर तुमने एक कोर्स चुना तो उसका 250 या 300, हाँ। SC/ST के लिए 100 रुपीज़, ऐसा है। हाँ, फिर एक स्टेप तो कंप्लीट हो गया। हाँ। देन हम लोग फिर रिजल्ट के उसके मार्क्स वगैरह डालते हैं कि हमारे कितने कहाँ मार्क्स थे, स्कोर कार्ड जो होता है ना उसको अपलोड करते हैं। तो अपना 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, अपने सिग्नेचर्स होते हैं उसको डालते हैं, फिर उसको भी सबमिट करते हैं। देन जब तीसरा स्टेप आता है तो हमें वो अपने प्रेफरेंसेस चॉइसेस करनी होती हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट चाहिए। और कॉलेज की प्रेफरेंस भी पूछी जाती है? नहीं, कॉलेज की तो नहीं, क्योंकि कॉलेज तो अपना अगर अलग अलग होता है, जैसे यूनिवर्सिटी का मेन अलग है और एफिलिएटेड कॉलेज का मेन अलग अलग है। तो फिर रजिस्ट्रेशन उसमें प्रेफरेंसेस करने के बाद उसको जब सबमिट करते हैं तो कुछ दिन बाद ही आपके ईमेल पर आ जाता है कि आपको ये सब्जेक्ट अलॉट हो गया है, अपना फीस सबमिट करिए और सीधा कॉलेज में पहुँचिए। अच्छा, एक बात मुझे बताओ बेटा कि क्या फ़ीस है तुम्हारे कोर्स की यहाँ पर? सर मेरी कोर्स की फ़ीस टोटल हिंदी इंग्लिश इकोनॉमिक्स का मिला के टोटल मुझे 5,000 से थोड़ा सा कम लगा था बस। अभी क्या फ़ीस देनी पड़ रही है सेकेंड ईयर में? 4755। देखो लक्ष्मी बता रही है, टू बी वेरी स्पेसिफिक 4755, 4,755 पॉइंट में भी लगा था थोड़ा सा। 4,755 रुपये साल भर की फ़ीस है BA की। और लकी आ जाओ इधर, लकी ने बताया कि 5,000 रुपये फ़ीस है, लमसम यही 4,000 के 7,155 रुपये तुम्हारी भी इतनी होगी BSc की। इतने कम पैसे में अगर तुम्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने को मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने जीवन में कोई और यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। अगर तुम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आसपास रहते हो, हमारे पास बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिल्ला इस्लामिया है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, जो भारत की पहचान है, उनमें एक नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, AU का है, जिसे उत्तर का ऑक्सफोर्ड, नॉर्थ का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ईस्ट का, पूर्व का ऑक्सफोर्ड। खैर मैं इस लाइन से बड़ा मुतासिर नहीं हूँ, जिनके पास नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ रही हों, जिनके राजगीर जैसे वन प्रांतर में विद्यालयों की अलख जलती रही हो, उनके लिए ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय बहुत छोटे हैं। खैर इतिहास दोहराया जाता है, पता नहीं फिर से नालंदा ने अपने रूप को संवारा है, कल को और विशिष्ट होकर के वो उभरती है तो हम एक बार फिर से उसकी चर्चा करेंगे। आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की चर्चा। और इसमें अब मैं लकी से ये पूछूंगा कि अगर कोई बच्चा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहा है तो उसके लिए क्या प्लस पॉइंट्स हैं तुम्हारे हिसाब से? तुम्हें क्या लगा कि जो तुम 12th में थे उसके बाद तुम्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर मिला, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतने बच्चे, वेरियस स्टेट्स के बच्चे, इतने इंटेलिजेंट सीनियर्स, प्रोफेसर्स, इतने बड़े क्लासरूम, रिसर्च लैब्स, तुम्हें क्या लगता है कि क्या ऐसा है जो तुम्हें और कहीं नहीं मिलता, ये जो यहाँ मिला है? मेरे लिए तो सबसे प्लस पॉइंट ये था कि यहाँ अटेंडेंस क्राइटेरिया होता है नहीं। अच्छा। मतलब एक तरह से डिसएडवांटेज भी है कुछ लोगों के लिए, मैं लेकिन ये नहीं मानता, मैं बहुत आप लोगों को इसको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटीज़ में दो प्रकार के कैरिकुलम है। एक में है कि 75% आपका अटेंडेंस क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, तभी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। कुछ में है कि नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐसा कॉलेज है जहाँ नहीं है। इससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, अगर आप सीरियस और पढ़ने के लिए आ रहे हो तो आपको क्लासरूम से कोई नहीं भगा रहा है, लेकिन अगर आप सीरियस हो पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हो तो क्लासरूम में भी पीछे बैठकर सो सकते हो, जो हमने भी खूब किया है। तो इट इज़ ऑन यू ओनली कि आप अपने आप से क्या सीख करना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो और क्या प्राप्त करना चाहते हो अपनी लाइफ में। ये इंडिविजुअल चॉइस होती है, क्योंकि आपको पता है कि हर चौराहे पर नशे की दुकानें हैं। हाँ। और आप वहाँ से अपने घर के लिए निकलते हो। ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता कि रास्ते में थी तो कर लेना पड़ा, ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। ये चुनाव है और आपके ऊपर है कि आप बेहतर चुनाव कैसे करते हो। हाँ, तो सर मेरे लिए यही प्लस पॉइंट था कि मुझे तो पढ़ना था, तो मुझे फ्री टाइम चाहिए ही था। तो यही है कि मतलब फ्री टाइम मिलता है कि हम अपने कॉलेज की स्टडीज़ के अलावा अगर जैसे UPSC हाँ, वगैरह की स्टडी वही, कर रहे हो। तो मेरा मेन एम तो UPSC ही है, तो मुझे फ्री टाइम चाहिए था, इसलिए मैंने AU को चूज़ किया।
इसलिए मुझे अच्छा। AU सबसे बेस्ट सूटेबल लगा। यूपीएससी की तैयारी क्यों करना चाहते हो? मतलब वो तो बचपन से नहीं, एम था एक तो फैशन है। हाँ, मैं उससे अलग कुछ जानना चाहता हूँ कि भाई रील्स देख के अगर यूपीएससी की तैयारी करने आए हो तो अलग बात है कि एक आईएएस है, उसको कोई गाड़ी खोल रहा है, कोई उतर रहा है। क्या तुम्हारा क्या मोटिवेशन है आईएएस की तैयारी करने के लिए? अच्छा, ये भी तुम कह सकते हो कि कुछ अभी नहीं पता, हाँ। क्योंकि देखो वही। अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की होनी चाहिए कि जब आप सीखते हो ना तो हर एक स्तर पर आप अपने आप में कुछ नया एक्सप्लोर करते हो। कई बार 12th के बाद ग्रेजुएशन में हमें नहीं पता होता कि हम क्यों कर रहे हैं, करना होता है, लक्ष्य है, कर रहे हैं, एक दिन पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं। हाँ, यस। तो वो चीज़ है। तो अभी तुम खोज रहे हो कि क्यों करना चाह रहे हो, लेकिन तुम करना चाह रहे हो, हाँ, कुछ यस। अच्छा, कुछ इम्पैक्टफुल करना चाह हाँ, रहे हो, यस सर। और तुम्हें लगता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उसमें तुम्हारा साथ दे रही है। हाँ, यस। ठीक, थैंक यू लकी। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मैं भूल जाता हूँ। सर मेरा नाम आयुषी है। आयुषी, तुम क्या करना चाहती हो आगे? सर मैं नेट JRF का एग्ज़ाम देने के बाद प्रोफेसर बनना किस चाहती हूँ। सब्जेक्ट से नेट JRF देना चाहती हो? सर इंग्लिश से, इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर बनना चाहती प्रोफेसर हूँ। बनना चाहती हो तुम? यस सर। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उसमें कैसे हेल्प कर रही है तुम्हारी? सर- मैंने सुना है कि सबसे पुराना जो यहाँ का डिपार्टमेंट है वो इंग्लिश का ही है। यस सर, सबसे पुराना और सबसे ब्यूटीफुल डिपार्टमेंट है हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट। और मैं इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर इसलिए बनना चाहती हूँ, मेरा बचपन से ही था कि मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है। ठीक है। मेरा बचपन से ही था, मुझे इंटरेस्ट है बचपन से ही, और नॉवेल्स वगैरह पढ़ने में, लिटरेचर पढ़ने में मेरा शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। इस वजह से मैं अपना इंटरेस्ट ही परस्यू करना चाहती हूँ। तो अपने बच्चों को कुछ 2-3 नॉवेल अपनी मनपसंद बता दो। क्या कौन सा पढ़ रही हो आजकल? सर आजकल वाइट नाइट्स। वाइट नाइट्स। Yes, बेटा sir. बहुत अच्छा नॉवेल है वाइट नाइट्स। खैर तुम मत और पढ़ना आप अभी। एक और पढ़ सकते हैं, एक और अच्छी है, हमारे फर्स्ट ईयर में थी, फर्स्ट ईयर में थी आई थिंक, क्या नाम था? देखो बच्ची को याद करने तो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्लासिकल इंग्लिश की नॉवेल्स मत पढ़ना, ठीक है? अगर तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर उसमें से इंग्लिश प्रोफेसर टफ नहीं होती बनना है। हाँ, वो क्लासिकल इंग्लिश बहुत अजीब होती है। तुम ये चेतन भगत वगत उठा लो। एनिमल फार्म नाम था, जस्ट हाँ, याद तो आ वो रहा ये है। सब क्लासिकल इंग्लिश वाली हैं। क्लासिकल इंग्लिश है बट वो पॉलिटिकल सटायर है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को एक्चुअली मिलता क्या है। है जो बुक्स चलती हैं, जो Yes, sir. नई नॉवेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नई इंट्रोड्यूस हुई हैं लिटरेचर में डिपार्टमेंट के, यस सर, वो मॉडर्न इंग्लिश में है। यस सर। जो पुरानी जिनको अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए तो बहुत सारी रिकमेंडेशन वो तो हैं, वो आपके तो लिए। बहुत सारी हैं। यस सर। तो तुम्हें प्रोफेसर बनना है। Yes, और उसके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैसे हेल्प कर रहा है? तुम्हारा डिपार्टमेंट, तुम्हारा और सारी चीज़ें। क्लासेस रेगुलर चलती हैं, प्रोफेसर्स यहाँ पर बहुत हेल्प करते हैं और करियर को लेकर गाइडेंस भी करते हैं। अच्छा। तो इस तरह से तो बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए, क्योंकि मेरा घर यहीं पे है और मुझे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। और सबसे मेन एडवांटेज है कि यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आपको क्लासेस के अलावा भी टाइम देंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, आपको क्लियर करेंगे। आप अगर पर्सनल गाइडेंस चाहते हो उनसे तो उसके लिए भी रेडी रहते हैं वो। और कुछ ऐसा प्रॉब्लम वगैरह तो कुछ नहीं है? जैसे लड़कियों के लिए कैसा इन्वायरमेंट है? सर लड़कियों के लिए बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जो सीनियर्स भी हैं वो भी ऐसा कभी नहीं रहा हो कि उन्होंने जैसे हमें तुम तो चलो, अनकंफर्टेबल मैं फील कह रहा हूँ कराया। तुम प्रयागराज की हो, Yes, तुम्हारे लिए तो चलो फैमिलियर है। यस सर। एक बच्ची 500 किलोमीटर दूर से आ रही है, यहाँ पे हॉस्टल में रहती है, रूम लेके रहती है, यस सर। उसके लिए कितना सेफ है प्रयागराज का ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय? सब बहुत ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि हॉस्टल सिर्फ मेन कैंपस से एकदम सटा हुआ है और वहाँ पर हमेशा गार्ड्स रहते हैं। मैं हॉस्टल में गई भी हूँ, लेडी गार्ड्स रहती हैं, वो भी नहीं कि मेल गार्ड्स होंगे, आपको सब फीमेल गार्ड्स मिलेंगे। और हॉस्टल अंदर से ही आने जाने के लिए आपको मेन रोड से आना भी नहीं है, अंदर से ही आप कॉलेज आ सकते हो, अंदर से ही आप कॉलेज में बाहर अपने हॉस्टल में जा सकते हो, आ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सेफ़ इन्वायरमेंट है, सेफ्टी को लेकर तो कोई चिंता नहीं करनी है तो आपको। जो बच्चियां देख रही हो इस वीडियो को, अपने माता पिता को भी दिखाएं, जिनको लगता है कि उन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत दूर है, हम अपने माता पिता को, अपनी बच्चियों को कैसे भेजें। तो ये सारी बच्चियां जो कल की प्रोफेसर्स, कल की आईएएस ऑफिसर्स बन रही हैं या बनती हैं, उनका ये गढ़ है, उनका एक कारखाना है। और आप अपने आसपास के किसी भी डिग्री कॉलेज में पढ़ाकर उनको केवल एक डिग्री दिला सकते हो, जिससे शायद उनकी शादी वगैरह में हेल्प मिल जाए अगर कोई पढ़ा लिखा मांग ले। लेकिन हमें वहीं तक नहीं रुकना है। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो इसके 50% वर्क फोर्स को भी 50% मेल वर्क फोर्स के बराबर कंपटीशन में तैयार करना होगा। आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप किसी के आर्टिकल 19 को डिमोलिश नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये एक ज़िंदगी है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जी जाती है, ये एक एनवायरनमेंट है जो आपको फ्लरिश होने के सारे मौके देता है। तो आप आइए, आपका स्वागत है। तुम्हें क्या करना है लक्ष्मी बेटा? तुम क्या करना चाहती हो? सर मुझे यूपीएससी करना है। यूपीएससी करना है। तो यूपीएससी के लिए क्या सोचा है तुमने? कुछ तैयारी वगैरह शुरू करी?
अभी तो नहीं सर, अभी रिसेंट कुछ भी नहीं, लेकिन करना वही है। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट तुम्हें कैसा लगता है? वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई थिंक मेरे पास क्या पढ़ा political की तुमने 2-3 पॉलिटिकल साइंस में? कोई नया जो टॉपिक पढ़ा हो? नहीं, मुझे सबसे मैं ज़्यादा कई उसमें बार जो सोचता हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी के बच्चों से मिलता हूँ तो जब वो टॉपिक वगैरह के बारे में बताने लगता हूँ, खोने लगता हूँ उसमें कि इंग्लिश लिटरेचर में बात कर लें, पॉलिटिकल साइंस में बात कर लें। फिर मुझे याद आता है कि नहीं, मुझे तो CUET तक ही सीमित रहना था, तो ये हो जाता है। वैसे बताओ तुम्हें क्या टॉपिक, उसमें कौन सा? मुझे एक जो आर्टिकल 17 में शायद अनटचेबिलिटी का वो टॉपिक मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वो मैं अक्सर देखती हूँ बिकॉज मैंने जनरली बहुत गाँवों में देखा है ये सब होते हैं। हाँ बिल्कुल, हम सब ने देखा है, कोई ऐसी बात। ये भारत के पहचान पर लगा एक धब्बा है जिसे समाप्त करने की कोशिशें हम लगातार चल रही हैं। और अब यही कैंपस हैं, यही जो उपजाऊ भूमि है जहाँ से ऐसे विचारों का जन्म होता है, जो उन तमाम धब्बों को, उन तमाम बुराइयों को, उन तमाम परेशानियों को समाप्त करने का कार्य करते हैं। तो ये बच्ची भी उनमें शामिल है। तो तुम IAS बनना चाहती हो, तो तुमने NCERT वगैरह पढ़ना शुरू किया? जी सर। कोई जैसे तुम्हारे सीनियर वगैरह होते होंगे, मिलती होगी, तो कुछ वो UPSC वगैरह के लिए गाइड करते हैं? नहीं सर, मैं रिसेंट में किसी सीनियर से मैं ज़्यादा अच्छा, इंटरेक्ट तो अभी तो फर्स्ट ईयर है तुम लोगों का। ठीक है, धीरे धीरे वो इंटरेक्शन बढ़ेगा। तो CUET के बारे में आपको जो मोटा मोटी जानकारी थी वो मिल गई कि आपका एडमिशन कैसे होता है। पहले 200 नंबर का पेपर होता था, उसमें भी कट ऑफ के बारे में लकी ने बताया और बाकी बच्चियों ने बताया, आयुषी ने बताया और लक्ष्मी ने बताया। मैं थोड़ा नाम भूल जाता हूँ तो मुझे अब याद रहेगा। दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे कहा था कि लैंग्वेज बहुत हेल्प करता है। आयुषी बच्ची का 200 में 200 हिंदी में आया था। 250 नंबर का इस बार हिंदी का पेपर है। पेपर बहुत सरल आया है। सारे सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सबके पेपर बहुत सरल आए हैं, मॉडरेट आए हैं, इजी आए हैं। टफ कोई नहीं आया है। NCERT का पेपर ही आया है और NCERT भी जो 12th के लेवल की है उससे कम ही पेपर आया है। कोई बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं बना दिया जो नीट JEE के लेवल का हो। तो आप अपनी तैयारी करो। बहुत जल्दी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन होने वाला है। सर मैं तो कहूँगी कि सर अगर जो बच्चे मतलब विजय बैच में है, जो भी मेरे भाई बहन, अगर सर से हिंदी पढ़ा है 12th में तो उतने में 200 हो जाएगा। हाँ, तो ये एक बार फिर से कह दो। ये कि मतलब जो भी विजय बैच में पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर उन्होंने सर से पढ़ा है तो 200 में 200 तो उनका हो गया। उनको हिंदी अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपना अदर सब्जेक्ट देखें, लाइक GT वगैरह। सर यूट्यूब पे आपके वीडियोस मैंने भी देखे थे। मैंने इंडिविजुअल कोई बैच तो नहीं परचेज़ किया था, बट यूट्यूब पे देखे थे मैंने वीडियोस, और बहुत हेल्पफुल वीडियोस रहे हैं। इनफैक्ट उसी की वजह से हो सकता है कि मैंने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया। इनफैक्ट मैं तो, मेरे टाइम 10 मिनट बचा भी था। स्पीड अच्छी थी मेरी। तो पेपर से मुझे MCQ एग्जाम में यही होता है, बहुत इजी आता है, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। 50 पहले कितना टाइम मिलता था? 45 मिनट्स का टाइम था, आई थिंक 50 मिनट्स का। 50 मिनट्स का 40 क्वेश्चंस के लिए? 40 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट्स का टाइम होता है। 60 मिनट का टाइम था 40 क्वेश्चंस के लिए, मुझे लगता है। हाँ सर, तो वो 10 मिनट पेपर हाँ, हुआ इधर उधर। और इस बार 50 क्वेश्चंस हैं 60 मिनट्स के लिए। तो ध्यान रखो, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन पेपर अच्छा करना। अब हो ही गया, आप क्या करना, 2024 वाले अगर देख रहे हो तो तुम पेपर अच्छे से करना और अपने सीनियर से गाइडेंस लेना। यूनिवर्सिटीज़ में हमारा विजिट करने का पर्पज़ ये होता है कि हम आपको ये बता सकें कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे आपका एडमिशन होता है, कैसे कट ऑफ जाती है। जैसे लकी ने बताया, आयुषी ने बताया, लक्ष्मी ने बताया कि ये सब अलग अलग कैटेगरी के हैं। OBC की हैं आयुषी, OBC के लकी हैं और SC की हैं लक्ष्मी। तो इनके कट ऑफ किस प्रकार से एडमिशन दिलाने में हेल्प कर रहे हैं और किस प्रकार से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। पोर्टल ओपन होने वाला है। पोर्टल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसको क्लिक करते चेक करते रहो। आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे आपका नाम हो गया, आपकी मार्कशीट हो गई 12th की, 11th की, आपका फ़ोटो हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया। यही सब हर फॉर्म में लगता है ऑनलाइन भरने के, इसमें भी लगेगा। और यही करके आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे, फिर स्कोर कार्ड आएगा तब रजिस्ट्रेशन कर दोगे। और उसके बाद जब आप कोर्स सिलेक्शन कर रहे होगे तब कोर्स सेलेक्ट करके उसको सबमिट कर दोगे। फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि जनरल, OBC और EWS के लिए 300 रुपये पर सब्जेक्ट का है, पर कोर्स का है, और SC ST के लिए और PWD के लिए 100 रुपये पर कोर्स का है। तो इसको 150, 150 है। तो ये ज़रूरी है जानना आपको। साथ ही ये कैंपस आपको मैंने दिखाया, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको जानने को मिलेंगी। हम इसी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। तमाम यूनिवर्सिटीज़ हमारे लिस्ट में है जहां हम जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।